रणदीप सुरजेवाला वर्सेस जयप्रकाश रहता है। एक दूसरे के विरोधी हैं और पूरा जोर लगाते हैं कि वो एक दूसरे को चुनाव हरवा दें। पब्लिक डोमेन में है ये चर्चा, इसमें कोई दो राय, मैं गलत नहीं कहूँगा। है कि नारनौल में जो जस्सी पेटवाड़ को टिकट दी गई वो नहीं चाहती थी उनको दिया जाए, डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट दिया जाए। आपकी कोई रिकमेंडेशन नहीं चली क्योंकि आप रोहतक हिसार से सांसद ना, रिकमेंडेशन हमारी नहीं चलती। तो पॉइंट पूछा जाता हो वो तो पॉइंट तो पूछते ही हैं। तो आपने किसका नाम लिया? मैंने तो इसी का लिया ना, जस्सी का। ठीक है, यही काबिल था, इसके बिना कोई और जीत नहीं सकता। तो डॉक्टर अजय चौधरी को अगर टिकट मिल जाती तो आपको लगता है कि ये सीट कांग्रेस हार जाती? ये सही, इसमें कोई शंका। आप पता कर, मैं सवेरे सवेरे तड़के का टाइम है, अन्न पानी नहीं खाया, आप सर्वे करवा लो। कुमारी शैलजा की नाराजगी को आप वजह नहीं मानते कांग्रेस की हार पर? नहीं, वो नाराज थी नहीं, समाज से जो वोट आने चाहिए तो वो तो नहीं मिले। ना मिले, लोकसभा में मिले थे, विधानसभा में ना, दलित समाज के खूब वोट मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया वोट चोरी ना होती तो कुछ नहीं था। ठीक है, हमें तो लूट लिया है सरकार ने, चोरी कर। सरकार लूट ली, हमारी सरकार चोरी होगी। मैं तो खुद पार्लियामेंट में एकदम कह दिया। वोट चोरी के नाम पे कांग्रेस अपनी गलतियां नहीं छिपा रही? क्या जो भी कमियां रही हैं, क्या कांग्रेस की कोई कमी नहीं रही इस इलेक्शन में 2024 के चुनाव में? ना, अगर किसी व्यक्ति की कोई कमी है तो कांग्रेस की कमी नहीं मानी जाएगी। व्यक्ति कौन? उपचुनाव हुआ आदमपुर का, हाँ। तो उसमें संपत सिंह को टिकट दे रहे थे। हाँ सही है, दे रहे थे। मैं कह रहा हूँ तो मना कर दिया उन्होंने। हाँ, नाटकी वर्कर मीटिंग में ये कहा कि मैं चुनाव लड़ने के सक्षम नहीं हूँ। ब्रजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, निकाल दे। तो यात्राओं का फायदा तो होता है। मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा विजेंद्र की, तो वो खुद ही बताएं क्या है, क्या ड्रामा ये। प्रदेश स्तर पर कोई कांग्रेस का नेता अगर यात्रा निकाल रहा है तो कांग्रेस एकजुट तो होगी। कहाँ हो रही? कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि कांग्रेस की अधिकृत यात्रा ही नहीं। अजय सिंह ने बयान दिया, प्रजातंत्र में सत्ताएं लाठी गोली से नहीं बदली जा सकती भारत जैसे देश में, क्योंकि ये लोकदल और जेजेपी, ये दोनों कभी वो बीजेपी को सपोर्ट कर देता है, कभी वो। मैं किसी पे न इतना कोई है नहीं जो किसी को हरा दे या जिता दे। वोट बदलाने का अगर क्षमता किसी व्यक्ति में है तो वो एक आध नेता में होती है। कौन है वो? जो मास लीडर है वो केवल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ना जयप्रकाश है, ना कोई और। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर हैं। हाँ। 5 सीटें आपने लोकसभा में जीती 2024 के चुनाव में। हाँ। फिर भी आप 2024 का विधानसभा चुनाव हार गए, क्योंकि जब देवीलाल के साथ थे आप, ग्रीन ब्रिगेड को लेकर लगातार बात होती है। वो तो बहुत अच्छी थी, क्या गजब चीज थी। क्या, कैसे अच्छी थी वो? सरकार में कितने स्कैंडल आने लग रहे हैं। जो सुशासन की बात करते थे, आज इनका तो सुशासन है ही नहीं। आप देखो ना, मजदूरों के भी पैसे खा के विज साहब ने जो स्कैंडल लेकर के आए हैं। दुष्यंत चुनाव लड़े उचाना से, मैं चुनाव लड़ा उचाना से लोकसभा, गजेंद्र भी लड़ा एमएलए का चुनाव कांग्रेस से। बीच में आप ब्रजेंद्र सिंह को गिनवा गए। भाई ये तो बताना पड़ेगा कि मेरा लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवारों का फर्क कितना है। ठीक है, ये व्यवहार है आदमी का, आचरण व्यवहार। लेकिन इस तरीके के आरोप लगते हैं ना कि विधानसभा चुनाव में तो हुड्डा साहब का ही वो खड़ा था, गोगड़िया। नहीं, अब वो नहीं मानने का तो क्या करेंगे हुड्डा साहब उसको? अगर वो बैठ जाते तो जीत के जाते, बिठा दिया जाता। ये भी कई बार उल्टा पड़ जाता है। कुलदीप बिश्नोई अब ना तो संगठन में है भाजपा के, और ना ही ना एमपी ना एमएलए, इस तरीके से नहीं है। जो राजनीति है आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे महात्मा जी को शारीरिक तौर से तो इन्हीं की पूर्वज पार्टी के नथुराम गोडसे उन्होंने मार दिया। आबे चौटाला कह रहे हैं कि हास्य जिला इसलिए बनाया है, आपने बयान वो पढ़ा होगा कि विनोद खन्ना को फायदा देना था। विनोद खन्ना ने हजारों एकड़ जमीन खरीद ली चारों तरफ, उसके दाम बढ़ाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी के खास सेगमेंट द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आज के हमारे मेहमान हैं हिसार से लोकसभा सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश जेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। सर, शुरुआत करते हैं क्योंकि मॉर्निंग वॉक है, तो किस तरीके का आपका सुबह का रूटीन रहता है? देखिए, हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं जी।
हर रोज़ अगर रात को 2 बजे भी सोएंगे तब भी हम 6 बजे में उठ जाता हूँ। जी उसके बाद दिनचर्या पूरी करके सुबह की जी तो फिर सैर को निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा दिन जो कल का दिन गया, जो हमने खाया पिया या मेहनत की, जो थकावट हुई, वो सारे का जो दिन में राजनीतिक समस्याएं आज इस देश में जिस तरीके से पैदा हो रही हैं, उन सब का एक ही मूल मंत्र है ख़त्म करने का, वो है सुबह की सैर। जी अगर सुबह की सैर हम करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हर चीज़ शरीर में वो ठीक रहते हैं। जैसे एक उम्र के बाद पार्ट जुड़ने शुरू हो जाते हैं, वो खुले रहते हैं, तो मतलब तंग नहीं होता आदमी, सैर जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप यहाँ हो या दिल्ली हो, जहाँ भी हो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। अब अगर मुझे सुबह 4 बजे एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करनी पड़ जाए, तब भी मैं उसका रास्ता निकालता हूँ कि या तो 4 बजे से 3 से 4 या फिर जहाँ लैंड करेंगे वहाँ। गाँव में भी जाते हैं? हाँ, गांव में खूब सुबह सुबह सैर करते हैं। सैर पक्की, सैर के बाद 35-40 मिनट की स्ट्रेचिंग। जी चलिए, संसद में आप हैं और मनरेगा को लेकर आपने बड़ी बुलंद आवाज़ उठाई कि मनरेगा का नाम ना बदला जाए। आपको क्या लगता है कि ये नाम जो बदला है, जो VBG राम जी, क्या है इसका, आपको क्या मकसद लगता है? देखिए, इसमें बड़ी बेईमानी है। बिल पेश करने से 2 दिन पहले पेपरों में छपा कि महात्मा जी का नाम, मनरेगा का नाम पूजनीय महात्मा जी रखा जी। तो उसके 2 दिन के बाद जब ये पार्लियामेंट में बिल लेकर के आए, तो उस वक्त इन्होंने इसका नाम रख दिया GB राम जी। तो उस वक्त जब मुझे पार्टी ने बोलने का मौका दिया, मैंने 2 बात की। एक तो आपने राम जी, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमारे आदर्श थे, उसको उनका राजनीति में इस्तेमाल करना, लाभ लेना अच्छी बात नहीं। अच्छा। दूसरा ये कि अगर उनके नाम से ही कोई परियोजना शुरू करनी थी तो दूसरी परियोजनाएं कर देते हैं। महात्मा गांधी जी का नाम मिटाना इस देश में, जैसे महात्मा जी को शारीरिक तौर से तो इन्हीं की पूर्वज पार्टी के सत्ताधारी दल के लोगों के जो पूर्वज थे, नथुराम गोडसे, उन्होंने मार दिया। उनकी आत्मा और उनके आदर्श को मारने का काम आज की भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार ने किया कि महात्मा जी का नाम बदल दिया। ये बहुत निंदनीय है और पूरी दुनिया में, देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस बात का विरोध होगा कि ये कानून बनाया 2005 में मनरेगा का। जब मनरेगा का कानून बनाया उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था हिसार से जी। और आदरणीय उस वक्त यूपीए चेयरपर्सन हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने बड़े प्रयास किए, और जब इसको लेकर के पार्लियामेंट में आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन में खड़ा होकर के कहा कि ये ऐसा कानून है, आज के दिन भारत के इतिहास में गौरवमयी अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में काम का अधिकार किसी ने दिया तो वो यूपीए गवर्नमेंट, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी हमारी चेयरपर्सन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आपको नाम चेंज करने में दिक्कत है? नहीं, नाम चेंज करने में भी दिक्कत है। अच्छा, नाम चेंज यार राम का नाम रख दिया, इस बात से नहीं, दिक्कत है? राम का नाम तो हम लेते ही हैं। महात्मा जी का अंतिम जो अक्षर था जब प्राण त्यागे, हे राम, राम राज्य, स्वराज्य की कल्पना, उससे नरेगा से हम महात्मा जी का नाम क्यों जुड़ा? क्योंकि अंतिम व्यक्ति जिसको तरह तरह के नाम ये बीजेपी दे रही है, उसको जैसे छुआछूत का भेदभाव खत्म करना, गरीब आदमी का उत्थान, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गांव को आर्थिक तौर से ताकत देना, हर व्यक्ति जो गांव में वास करता है उसको रोजगार मिले, इस तरह की व्यवस्था इसमें है। और इसको बदल करके ये एक प्लांट स्कीम से इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि गरीब को इतना गरीब कर दो, असहाय कर दो, को सत्ताधारी दल के लोगों के सामने केवल 10 किलो अनाज के लिए हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए, उसको कुछ ना। जैसे आजकल बेरोजगारी चरम सीमा पर, हरियाणा की चर्चा करूँ मैं, बाहर के लोगों को लगा दिया, गांव में मनरेगा बंद कर दी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, जब मैंने इसको उठाया, इन्होंने कहा कि हमने इसमें बदलाव नहीं किया। क्यों नहीं किया बदलाव?
जब कांग्रेस वो गवर्नमेंट तो थी, कह रहे हैं दिन बढ़ा दिए, पैसे ज़्यादा मिलेंगे अब हरियाणा में भी। अब उसी पाऊंगा मैं। हम्म, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी, हम्म, तो स्टैंडिंग कमेटी में आपने देखा होगा आज की जो इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी है, जी। उनकी रिकमेंडेशन है 150 दिन। 100 दिन तो उस वक्त शुरू किया था 2006 में जब कानून बना। 6 के बाद 20 साल के बाद भी 1 दिन क्यों नहीं बढ़ेंगे? उन्होंने 150 दिन कहा था, इन्होंने 150 दिन उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी। अच्छा। और एक कांग्रेस पार्टी जब 2005 में लोकसभा में बिल लेकर के आए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये इतना जल्दी में पास ना करो, बहुत बड़ा बिल है, दुनिया के लोग देख रहे हैं। अच्छा। तो इस पे एक विस्तृत चर्चा करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दी। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में 2005 में चला गया। 2006 में ये स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा करके यूनानिमस स्टैंडिंग कमेटी में पास होकर के आया। जब मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट में इसको लेकर के आए, तो उस वक्त यूनानिमस ये बिल बना। ठीक है। हम ये कहते हैं कि जब वो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने यूनानिमस पास करवाया। हम यूनानिमस कोई अगर इसमें अमेंडमेंट करनी है तो हम तैयार हैं। ठीक है। इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो। ये तानाशाही रवैया अपना रही है केंद्र की सरकार। लेकिन वो लागू कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती लागू करे, ना स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, ना चर्चा कराई। सबसे खेद की बात क्या है, आप यूट्यूब से जो रिप्लाई थी मंत्री जी की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, वो रिप्लाई देखो। जो हमने पर्सन उठाए थे 4, भाई आप प्रदेशों की अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर है, हरियाणा का लगा लो, 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा हरियाणा के। पहले 90% जो पैसा केंद्र देती थी वो मजदूरी का था, लेबर का जी। लेबर कंपोनेंट, और जो ये पक्के का काम वरिष्ठ कंपोनेंट ये था 10%, वो स्टेट ने देना था जी। हरियाणा प्रदेश में जब एक क्वेश्चन लगाया, बड़ी सोचने की चीज़ है ये, अरे चिंता का विषय हम सब के लिए। हमारे वरुण मौलाना जी ने क्वेश्चन लगाया पार्लियामेंट में, और उसकी रिप्लाई दी मंत्री जी ने कि हरियाणा में पिछले वर्ष लगभग 8,10,000 लोगों को पंजीकृत किया गया, और उनमें से केवल 2100 लोगों को काम दिया। अच्छा। और जो ये एक्ट था, जो वो पुराना कांग्रेस के टाइम का, उसमें ये थी अगर आप पंजीकृत मजदूर को 100 दिन का काम नहीं देंगे तो घर बैठे 100 दिन की जो उसकी मजदूरी है उस स्टेट की, अच्छा, 100 दिन का घर बैठे दोगे। 8 लाख में से सिर्फ 2100। तो बताओ, इतना घिनौना काम इन्होंने कर रखा है। ये रिप्लाई मेरी तो नहीं है, ठीक है, ये केंद्र सरकार के मंत्री आंकड़े की हैं, है। आंकड़े हैं तो क्या जुठला दो। कल मुख्यमंत्री जी का मैं वक्तव्य पढ़ रहा था कि वे विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देश देख रहा है, पार्लियामेंट को देश ने देखा। 2 बात का जवाब दे दो कि आपने जितने पंजीकृत उम्मीदवार थे 24-25 में, क्या उनको सबको रोजगार दिया? अगर रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता दिया जो इस नियम में, वो जवाब दो जनता को, भाई कितने लोगों को घर बैठे हमने रोजगार दिया या बेरोजगारी भत्ता दिया। दूसरा ये कि ये केवल एक मजदूर से नहीं है ये योजना जो कांग्रेस ने बनाई, इसमें किसान भी साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे किसान के खेत के रास्ते मनरेगा से पक्के करवाते थे, हम तो खुद वो भी अफेक्ट हो रहा है। हाँ, किसान बड़ा भारी इफेक्ट हो रहा है इस योजना बंद होने से। कच्चे रास्ते बंद हो गए, हमारे जो वाटर कोर्स थे, नहरी पानी के नाले, वो हम बना लेते। जो कच्चे है ना, विशेष तौर से हमारा हिसार का जिला, आदमपुर का है, नलवा का है, बरवाड़ा का, उकलाना का, इन इलाकों में नालियाँ टूटी हुई, तो रेत है, बालू। ठीक है। अगर वो नाले पक्के नहीं कर पाएंगे, हरियाणा सरकार के तो बुरा हाल है। यानी कि 200 करोड़ रुपए का बजट है काडा का। अच्छा। 200 करोड़ में तो जो ठेकेदारों की बकाया पेमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। पूरे हरियाणा का बजट 200 करोड़ है, पूरा हरियाणा का। अरे अकेला हिसार का इतना। तो वहाँ हिसार की जनता को हमने ये करते थे, 1.5 साल का जो मेरा तजुर्बा है, हम नरेगा से करवा लेते थे। ठीक है। किसान को लाभ होता था। जल घरों की सफाई करवाते थे, पंचायत घरों की सफाई करवाते थे, और जो नाले थे बड़े माइनर नहरें, उनकी सफाई करवाते थे। तो सारी योजना बंद कर दी। किसान को भी नुकसान, मजदूर को भी नुकसान, और बेरोजगारी इससे बढ़ेगी।
चलो मनरेगा से आगे बढ़ते हैं। हिसार लोकसभा आप अब की बार जीते, रणजीत चौटाला को आपने हरा दिया। नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, उन्होंने भी 22,000 वोट लिए, 63,000 से हालांकि आपने हराया है। तो फ़ायदा मिल गया आपको? चौटाला परिवार एक साथ लड़ रहा था। नहीं, फायदा नहीं है। ये परिवार, मैं तो अगर कोई चुनाव लड़ूं तो परिवार दौड़ लेता है कि जेपी को हराना है। तो मुझे हराने के लिए एक बार नहीं, तो रणजीत सिंह ने 98 में भी, जब मैं इंडिपेंडेंट लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये बात अलग है कि वोट सारे 70,000 के आसपास आए थे जी। तो उस वक्त भी इनका इसी तरीके से हारे थे। और अब की बार दोबारा पार्लियामेंट लड़ा तो ये हारे जी। इनके हार का कारण इस परिवार में, जो इस परिवार का राजनीतिक तौर से ये डगमगाया, अहंकार, घमंड, धन की ताकत लोगों को दिखाना, ड्रावा, इनकी बोलबानी, आपने देखा होगा चाहे इधर वाला और चाहे उधर वाला, यानी कि चाहे लोकदल वाले चाहे जेजेपी वाले, कितनी मधुर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी डर जाता है कि यार ये लोग पॉलिटिक्स में कैसे हैं। उदाहरण भाई अभी क्या नाम है, अजय सिंह ने बयान दिया, प्रजातंत्र में सत्ताएं लाठी गोली से नहीं बदली जा सकती भारत जैसे देश में। यहाँ तो अंग्रेज के पास बहुत लाठी गोली थी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाया था। लाठी गोली तो नहीं चलाई थी महात्मा जी ने, तो इसलिए तो महात्मा जी का नाम खत्म करना चाहते हैं। उनके जो आत्मा, उनके विचार, महात्मा जी के विचार खत्म करना चाहते हैं। वो आप फिर बीजेपी पे चले जाओगे, अब आप इस पे रहोगे। हाँ, तो इसलिए यहाँ लाठी गोली की जरूरत नहीं है। यहाँ तो भैया तुम वोट काटना छोड़ दो, सत्ता परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये लोकदल और बीजेपी, जेजेपी, ये दोनों कभी वो बीजेपी को सपोर्ट कर देता है, कभी वो उसके सहयोगी के रूप में काम करते हैं। और ये वही बोलते हैं जो दिल्ली से हुक्म मिलता है। तो ये जो अजय चौटाला का बयान है, आपको लग रहा है कि ये दिल्ली से आदेश आया है कि ये बोलो? अबे ये क्या है, ये इस तरह का भ्रम जाल फैलाने का प्रयास करते हैं। किसान कम्युनिटी का वोट किसी तरीके से बंटवारा हो जाए, डिवीज़न हो जाए, इसीलिए तो वोट काटू कहते हैं, उसको डिवीज़न करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम बलवान, हम ताकतवर हैं। हिसार से आप अब की बार जीते हैं। पिछली बार ब्रजेंद्र सिंह थे। ब्रजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। निकाल रहे, तो कैसे देखते हैं आप? मैं क्या फायदा, देखूंगा? कांग्रेस को फायदा मिल रहा है? वो तो उन्हीं से पूछो। नहीं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो भी पैदल चले। ब्रजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा में पैदल चल रहे हैं, तो यात्राओं का फायदा तो होता है। मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा विजेंद्र की, तो वो खुद ही बताएं क्या है, क्या ड्रामा ये, क्या बात है, ये तो वो बताएंगे। लेकिन मैं राहुल जी की बात करता हूँ। राहुल जी ने इस देश को जोड़ने का काम उस वक्त किया। उस वक्त केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं साथ जोड़ा, नेताओं को साथ नहीं जोड़ा। आप उधर ले गए जब आपको, राहुल गांधी पे ले गए। हाँ, तो राहुल जी की यात्रा से कंपेयर नहीं कर सकते इसको। अच्छा, ना ना ना, राहुल जी की यात्रा तो एक प्रदेश स्तर पर उद्देश्य कोई को कांग्रेस लेकर का नेता अगर यात्रा निकाल रहा है तो कांग्रेस एकजुट तो होगी। कहाँ हो रहे? कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि कांग्रेस की अधिकृत यात्रा ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने तो मना कर दिया, कांग्रेस की यात्रा नहीं, तो उसकी व्यक्तिगत यात्रा है। देखिए, व्यक्तिगत आदमी अपना कुछ भी काम करे, उससे किसी को नफा हो नुकसान हो, वो उसका व्यक्तिगत है। लाभ होगा या नुकसान होगा, उनका व्यक्तिगत है। ठीक है। तो क्योंकि जिस तरीके से हमारे इलाकों में यात्रा आई, हमारे विधायकों या हमारे दूसरे लोकल जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो को बुलाया नहीं गया, ठीक तरीके से उनसे व्यवहार नहीं किया गया बुलाने में, तो वो अलग रहे। उस अलग रहने से किसको क्या लाभ होगा तो वक्त बताएगा। ठीक है। दुष्यंत चौटाला उससे पहले थे। जो दुष्यंत चौटाला का कार्यकाल रहा एज MP हिसार, और ब्रजेंद्र सिंह का, और अब आप हैं, क्या फ़र्क देखते हैं? ये लोगों से पूछो, मेरे ख्याल में बेहतर होगा। क्योंकि इनको एक बार परखा लोगों ने, उसके बाद ही पिछड़ गई जनता, और मुझे चौथी बार परख लिया। अच्छा। और हिसार के लोगों ने हमें 6 बार परखा, 4 बार मुझे MLA MP बनाया, MP बन गए, और 1 बार मुझे MLA बनाया, 1 बार मेरे भाई को MLA बनाया। अच्छा।
तो जो 6-6 बार लोग हमें परख रहे हैं और इनको एक बार में लोगों का पीछे हट गए। देखो ना, दुष्यंत चुनाव लड़े उचाना से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। चलो मतलब 2 महीने पहले हट गए, अलग बात। तो कितना बुरा हर्ष हुआ, कितने वोट आए? 6,000। ठीक है ना। और मैं चुनाव लड़ा उचाना से लोकसभा, गजेंद्र भी लड़ा MLA का चुनाव कांग्रेस से, और मैं लड़ा कांग्रेस से। तो मुझे जो है जीत मिली 38,000 से ऊपर। कितना भारी अंतर है कि नहीं? तो बीच में आप राजेंद्र सिंह को गिनवा गए नहीं, क्योंकि हारे हैं वो। और नहीं हारे की बात नहीं है भाई। ये तो बताना पड़ेगा कि मेरा लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवारों का फर्क कितना है। ठीक है, ये व्यवहार है आदमी का, आचरण व्यवहार। लेकिन इस तरीके के आरोप लगते हैं ना कि विधानसभा चुनाव में तो हुड्डा साहब का ही वो खड़ा था, गोगड़िया। नहीं, गोगड़िया जो खड़े थे वो हुड्डा साहब के नहीं थे। चलो मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से बहुत साथियों को बताना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट बन गया वहाँ। क्योंकि जिन लोगों ने किसानों के जो खिलाफ कानून पार्लियामेंट में लेके आई थी केंद्र सरकार, 3 कानून, 730 किसानों की शहादत थी जी। और लोगों ने 1.5 वर्ष तक धरने दिए जी। टोल प्लाजाओं पे, दिल्ली को घेर दिया सारे देश के किसान। तो उस वक्त कौन काम कर रहा था किसान का साथ? कौन किसान की पीठ के पीछे खड़ा था उस इलाके में? हमारे कार्यकर्ता। ठीक है ना जी। वो लगातार मेहनत कर रहे थे। एंड टाइम पे बदलाव हुआ जी। तो चुनाव लड़ गया, जनता ने खड़ा कर दिया। क्योंकि प्रजातंत्र में सबसे जो अंतिम और फर्स्ट पहला जो व्यक्ति है ताकतवर जी, वो तो पार्टियों से ऊपर समाज है। ठीक है। किसान समाज, मजदूर वर्ग, मजदूर समाज संगठित हो गया जी, वो खड़ा हो गया। अब वो ये कहें कि भाई वो हुड्डा साहब का आदमी है, भाई वो काम कर रहा था किसानों के लिए, पार्टी के लिए। अब वो नहीं मानेगा तो क्या करेंगे हुड्डा साहब उसमें? अगर वो बैठ जाते तो जीत के जाते, बिठा दिया जाता। ये भी कई बार उल्टा पड़ जाता है। अगर हम उन नड़वा में संपत सिंह को ना बिठाते तो हमारा उम्मीदवार जीत जाता नड़वा से, कांग्रेस पार्टी। अच्छा। अनिल तो क्योंकि संपत सिंह ने बैठ करके एक अच्छे तरीके से और बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। तो ये जो लोग थे वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। ये जो गड़बड़ वाले लोग थे इन्होंने शोर मचाया। तो संपत सिंह ने भी गड़बड़ कर दी। हाँ, वो वहाँ कर दी ना। अच्छा। पूछो। एक और ये सवाल निकल के आया जब संपत सिंह ने ज्वाइन कर ली इनेलो, तो ये कहा गया कि संपत सिंह, हालांकि ये ओपन तो नहीं आया कि जब आप उपचुनाव हुआ आदमपुर का, हाँ। तो उसमें संपत सिंह को टिकट दे रहे थे। हाँ सही है, दे रहे थे। मैं कह रहा हूँ तो मना कर दिया उन्होंने। हाँ, नाट गए। तो वर्कर मीटिंग में नाट गए। अच्छा। वर्कर मीटिंग में ये कहा कि मैं चुनाव लड़ने के सक्षम नहीं हूँ। वहाँ पर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के परिवार का मुकाबला मेरा और मेरे बेटे के बस का नहीं है। अच्छा। जब ही तो मैं कह रहा हूँ संपत सिंह ने जो आरोप लगाए हुड्डा साहब पे, वो बड़े निंदनीय थे और बड़े घृणित थे। यानी कि कम से कम एक आदमी ने वो तो बात कहें कि जो जनता के सामने ना हुई हो, जो इन्होंने लोकसभा बोला मेरी इज्जत नहीं करी, बाई इलेक्शन लड़वाने लगे, वर्कर मीटिंग में मना कर दिया। 2000 कांग्रेस मौका दे रही थी। 2019 की जो चर्चा करते हैं, हुड्डा साहब ने तो उस वक्त भी इनकी लड़ाई लड़ी, लेकिन हुआ क्या, 2014 के चुनाव में संपत सिंह जी पार्लियामेंट भी और असेंबली भी बुरी तरीके से हार गए। और फिर शैलजा जी हमारी प्रेसिडेंट थी और हुड्डा साहब CLP लीडर थे। तो उस वक्त को परिस्थिति ऐसी रही होंगी कि इनको टिकट नहीं मिली। और उस वक्त कुलदीप बिश्नोई जी भी कांग्रेस में थे, तो उनके एक साथी को टिकट मिल गई। तो ये छोड़ के बीजेपी में चले गए। बीजेपी छोड़ करके फिर वापस आ गए कांग्रेस में और ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। एंड टाइम पे चुनाव लड़ने से, बाई इलेक्शन से मना कर दिया। तो फिर बताओ भाई क्या करेंगे? कुमारी शैलजा का नाम लिया, कुलदीप बिश्नोई, अब मेरे को दोनों के सवाल याद आ गए। कुमारी शैलजा नाराज हुई इलेक्शन में क्योंकि
ये कहा जाता है कि नारनौंद में जो जस्सी पेटवाड़ को टिकट दी गई वो नहीं चाहती थी उनको दिया जाए, डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट दिया जाए। जो नाराज़गी हुई, आप मानते हैं कि जो 2024 का चुनाव में हार कांग्रेस की हुई है उसके पीछे वजह ये रही कि कुमारी शैलजा प्रचार में नहीं आई और फिर उनके समाज से जो वोट आनी चाहिए थी वो नहीं आई? देखो ये तो मैं कोई वो नहीं हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना ये अब चर्चा का विषय रहा। पार्टी ने सारी चीज़ और जनता ने दोनों ने हर चीज़ का ज्ञान है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो टिकटें दी पार्टी हाईकमान ने दी, जयप्रकाश ने तो नहीं दी। आपकी कोई रिकमेंडेशन नहीं चली क्योंकि आप रोहतक हिसार से सांसद ना, रिकमेंडेशन हमारी नहीं चलती। रिकमेंडेशन किसी की नहीं चलती, हमारी जो पॉइंट पूछा जाता हो वो तो पॉइंट तो पूछते ही हैं। ये तो देखो पूछ लिया भाई कौन ठीक है कौन गलत है, किसका क्या कैरेक्टर रहा है पिछले दिनों, पार्टी के लिए क्या काम किया है, वर्ग के लिए क्या काम किया है, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, तो सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने किसका नाम लिया? मैंने तो इसी का लिया ना, जस्सी का। ठीक है, यही काबिल था, इसके बिना कोई और जीत नहीं सकता था। आप लोगों से सर्वे करवा लो। तो टिकट देना ना देना ये ना मेरा काम था, ना हुड्डा साहब का काम था, ना किसी और का, ये पार्टी हाईकमान का था, जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनी हुई है। ठीक है। और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी थी। तो उसमें तो ये हमारे विरोधी इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। हार का कारण था वोट चोरी। अच्छा, ये भी एक दुष्प्रचार वैसे ही कर रहे हैं कि भाई ये हो गया, वो खड़ा हो गया, वो बैठ गया, उसको टिकट मिल गई, उसको कट गई। ऐसा नहीं था। अगर ये वोट चोरी ना होती सब कुछ ठीक। वोट चोरी के नाम पे कांग्रेस अपनी गलतियां नहीं छिपा रही? क्या क्या जो भी कमियां रही हैं, क्या कांग्रेस की कोई कमी नहीं रही इस इलेक्शन में 2024 के चुनाव में? ना कोई कमी नहीं, कांग्रेस की कमी नहीं। अगर किसी व्यक्ति की कोई कमी है तो कांग्रेस की कमी नहीं मानी जाएगी। व्यक्ति कौन? कोई भी हो सकता है। नहीं कोई भाई एक दो नाम बताइए। कहीं कोई जैसे अब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए कहीं, वहाँ के हो तो कई जगह कलायत में भी खड़े थे। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं बोलता। किसने खड़े करे, कौन खड़ा करा, कैसे खड़ा करा, ये जनता सब तो जीत गए ना, विकास जीत गया। अच्छा नहीं बताओ, मैं जब चुनाव हारा 2009 का आदमपुर विधानसभा और 2009 की पार्लियामेंट, बड़ा सुन के आपको आश्चर्य होगा, मैं 40,000 से आ रहा चौरी भजनलाल से। अच्छा। पार्लियामेंट और अकेला उचाना विधानसभा क्षेत्र में मुझे केवल 16,000 वोट मिले। क्या कारण है? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। सबसे कम मुझे वोट क्यों मिले? तो डॉक्टर अजय चौधरी को अगर टिकट मिल जाती तो आपको लगता है कि ये सीट कांग्रेस हार जाती? ये सही, इसमें कोई शंका। आप पता कर, मैं सवेरे तड़के का टाइम है, अन्न पानी नहीं खाया, आप सर्वे करवा लो। हाँ। अगर कोई गलत बात हो, यानी कि इससे एक मैसेज ये जाता, अच्छा चलो, कि अभिमन्यु को जिताना चाहती है कांग्रेस। अच्छा, ये भी मैंने उस कंसेप्ट को भी तोड़ना था कि वे अभिमन्यु की जड़ें भी कहीं न कहीं कांग्रेस के उसमें किसी का रिश्तेदार, तो कुमारी शैलजा की नाराजगी को आप वजह नहीं मानते कांग्रेस की हार पर? नहीं, वो नाराज थी नहीं। समाज से जो वोट आने चाहिए तो वो तो नहीं मिले। ना मिले। लोकसभा में मिले थे, विधानसभा में ना दलित समाज के खूब वोट मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया वोट चोरी ना होती तो कुछ नहीं था। ठीक है, हमें तो लूट लिया इस सरकार ने, चोरी करके। सरकार लूट ली, हमारी सरकार चोरी होगी। मैं तो खुद पार्लियामेंट में एकदम कह दिया, वोट चोरो। इनको पता है वोट चोरी हुई है। कितना पैसा खर्च किया है बीजेपी ने, सुनाओ। चलिए कुलदीप बिश्नोई पे आते हैं। कुलदीप बिश्नोई अब ना तो संगठन में है भाजपा के, और ना ही ना एमपी ना एमएलए, इस तरीके से नहीं है। जो राजनीति है आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखो तो उन्हें से पूछो, मैं तो क्या कह सकता हूँ। नहीं, आप हिसार से सांसद हैं, मैं आदमपुर से आपने चुनाव लड़ा। दूसरी पार्टी के बारे में मैं क्या, मैं तो यही कह सकता हूँ कि देखो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के लिए सब कुछ किया। वो एक दूसरे के पूर्वक थे जी। और कोई कारण रहा जिसकी वजह से ये पार्टी छोड़ गई। जब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए तो उस पर चर्चा हम क्यों करें, उनसे पूछ लें। अच्छा, वो खुश है या परेशान? वो कह रहे थे राहुल गांधी मिलने का टाइम नहीं दे रहे, और ये शिकायत लगभग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आती है कि राहुल गांधी मिलने का ही टाइम नहीं देते। भाई हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मेयर से भी मिल लेते हैं ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको देते किसको नहीं देते मुझे तो नहीं पता, वो तो बीजेपी के उनके सहयोगी बताएंगे। तो लेकिन
जहाँ तक राहुल जी की बात है, हम तो 1.5 साल से देख रहे हैं जी। राहुल जी तो खूब लोगों से मिलते हैं। यात्रा में देखो कितनी जनता से मिले। अब भी आम आदमी कोई डेलीगेशन कोई व्यक्ति मिलने जाए मिलते हैं राहुल जी, कोई मना नहीं है। जी, हाँसी जिला बना दिया आपका हिसार लोकसभा का। हाँ ठीक इस पे है, क्या कहेंगे? मैं ठीक रहेगी, ठीक है। ठीक है। आबे चौटाला कह रहे हैं कि हाँसी जिला इसलिए बनाया है, आपने बयान वो पढ़ा होगा कि विनोद खन्ना को फ़ायदा देना था। विनोद खन्ना ने हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद ली चारों तरफ, उसके दाम बढ़ाने के लिए। देखो मैंने यही कहा कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, लोक दल और ये जेजेपी, ये न्यू निवेरा के कम है। जिला बना दिया, ठीक, लोग खुश हैं और प्रजातंत्र में वही काम करना चाहिए जो जनता खुश हो। आप क्योंकि कलायत भी आपका हल्का है, विकास वहाँ से जीते हैं, ये चर्चाएं चलती हैं कि कैथल ज़िले में रणदीप सुरजेवाला वर्सेस जयप्रकाश रहता है, एक दूसरे के विरोधी हैं और पूरा जोर लगाते हैं कि वो एक दूसरे को चुनाव हरवा दें। ऐसी चर्चाएं हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैंने तो कभी इस तरह का काम किया नहीं। मैंने कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जैसे अब रणदीप सिंह का लड़का चुनाव लड़ रहा था जी, आदित्य, तो हमने कोई विरोध नहीं किया, ना मैं इस तरह के उन्होंने काम करता, मैं नहीं करता। बाकी मैं किसी का वो नहीं हूँ, कौन क्या करता खुद भुगता है। ठीक है। जिंदगी में नोट कर लो, अच्छा। जो भी मैं बुरा करूँगा मैं भुगतूंगा, कोई और बुरा करेगा वो भुगतेगा, और ये भुगत रहे हैं जब बुरा करते हैं। ठीक है। जयप्रकाश एक साधारण किसान के घर में पैदा होकर के, और देखो मुझे कितनी बार हमारे मित्रों ने परेशान करने का काम किया। जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये सब लोग मिलकर के इस तरह का प्रयास करते हैं कि जयप्रकाश को रोक किया जाए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मेरा कोई विरोधी मेरी विरोधी जनता नहीं है, मेरा विरोधी स्टेट का और देश का नेतृत्व नहीं है। हमारे जो इस तरह की बातें करते हैं ना, चर्चा जो पब्लिक डोमेन में है, ये चर्चा, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं गलत नहीं कहूँगा कि है चर्चा, लेकिन इसका नुकसान किसको होता है वो वही बताएंगे। पिछले चुनाव में जब 19 में मैं गया था आपके एरिया में, स्पेसिफिकली कैथल भी गया था, आपके पास भी आया था, तो ये बात लोग कह रहे थे, जब मैं लोगों से पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई अगर सुरजेवाला उसको ना हरवाए और जयप्रकाश सुरजेवाला को ना हरवाए तो दोनों सीटें जीत जाएंगे। नहीं, मैं तो किसी को हराता नहीं, ना मैं किसी से हारता। देखो मैं फिर कहता, मैं हारने के बाद भी मैंने कहा था भाई लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वोट नहीं दिया तो मैं हार गया। मैं किसी पे ना इतना कोई है नहीं जो किसी को हरा दे या जिता दे। जी। वोट बदलाने का अगर क्षमता किसी व्यक्ति में है तो वो एक आध नेता में होती है। कौन है वो? देखो हरियाणा के नजरिए, हरियाणा में आज के दिन तो जो मास लीडर होते हैं, मास लीडर तो आज केवल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बाकी कोई नहीं, बाकी किसी पार्टी में कोई नेता नहीं। देखो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हो गया, अलग चीज है। नेता जो मास लीडर है वो केवल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ना जयप्रकाश है ना कोई और है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर हैं। हाँ। 5-5 सीटें आपने लोकसभा में जीती 2024 के चुनाव में। हाँ। फिर भी आप 2024 का विधानसभा चुनाव हार गए। नहीं, हम तो 7-8 जीतते, 7-8 जीतते। नहीं, 7-8 कैसे जीते? मैं बताऊंगा 7-8 जीते पक्का। देखो यही वोट चोरी की, हम उस वक्त थोड़ा सा इसमें चूक गए। अगर जैसे भिवानी पार्लियामेंट हम 40,000 के आसपास आ रहे हैं, कांग्रेस के ही लोगों ने कांग्रेस में बैठ करके कितना गलत काम किया था आपको सबको पता है, सबको पता है ना। याद दिला दो। फिर वो कांग्रेस भी छोड़ के चले गए बहुत लोग। अच्छा। तो ये जो लोग थे, अगर समय से, मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति आज पार्टी के साथ दगा करता है, धोखेबाजी करता है, तो समय से अगर उसको भांप लो तो अच्छा रहता। फिर हमारा राव दान सिंह चुनाव नहीं हारता। राव दान सिंह को बीजेपी से नहीं आ रहा, राव दान सिंह घर के चिराग से ये घर जला। ठीक है, भिवानी। और उस वक्त भी पता लग गया, लेकिन लास्ट एंड होगी। दो सीटें और कौन सी? क्योंकि आपने 8 कही, 5 आप आंकड़ों में जीते हुए हैं। एक हम ये कुरुक्षेत्र, जो हमारे सहयोगी आप पार्टी के थे, हमारे साथी सुशील गुप्ता जी, तो वो शायद 30,000 के ऊपर नीचे आ रहे। और ये इसलिए हम कहते हैं लोक दल को या जेजेपी को वोट काटो। देखो
प्रजातंत्र में हर व्यक्ति चाहता है सत्ता, हर पार्टी चाहती है सत्ता के माध्यम से सेवा। ये सत्ता के माध्यम से ही सेवा हो सकती है। और लोकदल के लोग अगर सत्ता के नज़दीक लगे चुनाव लड़े तो अच्छी बात, ठीक है। वो चाहते हैं भाई, वो भी उनकी पार्टी है, उनका अपना सिद्धांत है, सिस्टम है। लेकिन केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ा जाए, ये आप ये पूछोगे वोट का करने क्या पता। देखो अभय सिंह को वहाँ सारे 70,000 वोट मिले, तो हमारा उम्मीदवार 30,000 से आ रहा। तो लोगों ने समझना चाहिए कि जो लोग हैं जो सत्ता ला सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, तो उन्हीं पार्टी के उम्मीदवार। दूसरा आदमी चुनाव ना लड़े फिर? नहीं, चुनाव तो लड़े, फिर वोट काटने के लिए क्यों लड़े? आपने वो कांडा साहब का बयान नहीं सुना? प्रजातंत्र में फिक्सिंग भी तो माड़ी है ना। आप मानोगे इसको? तो कांडा साहब का बयान नहीं सुना कि माननीय मनोहर लाल जी ने दिल्ली से टेलीफोन कर दिया, मैंने जितवा दिया, और उन्होंने कह दिया जहाँ आपा ने इनकी ज़रूरत होगी वहाँ इनके कैंडिडेट खड़े कर लेंगे। तो जब इस तरह की बातें पब्लिक के डोमेन में आ जाती हैं, जनता में चर्चित हो जाती हैं, तो उन पार्टियों से, नेताओं से लोगों का विश्वास स्वाभाविक हो जाता है। आप पहली बार जब सांसद बने थे तो देवीलाल की पार्टी से आप सांसद बने, देवीलाल के साथ थे। हाँ। चौटाला परिवार के आप साथ रहे, तो अब इतने मुखर कैसे हो गए आप? देखो, मैं मुकर नहीं हुआ। चौधरी देवीलाल भले आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, और उस वक्त हमारी पार्टी थी जनता दल, ठीक है ना। और वीपी सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और चौधरी देवीलाल हमारे पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन भी थे, और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। हमने उनके नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त काम किया, यानी कि इतना ज़बरदस्त किया, चौधरी देवीलाल के नाम को हमने मजबूत किया। और आज आप देख रहे हो चौधरी देवीलाल की जो नाम है उसको कैसे कैसे धीरे धीरे कमज़ोर किया। हमने तो नहीं किया ना, क्योंकि कुछ लोग हमारी उस वक्त पार्टी में मेरी लोकप्रियता से परेशान हो गए। अच्छा। हमने वीपी सिंह के चुनाव में इलाहाबाद में जाके काम किया। हमने जो चौधरी देवीलाल का ऐसे योग आंदोलन था उसमें बड़ा बढ़ चढ़ करके, आपको याद होगा एक बार जब ये फैसला किया हमारी पार्टी ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में कि भाई गांव में इन मंत्रियों का, इनसे प्रश्न पूछना, इनसे कहना कि आपने चंडीगढ़ फाजिलका बोर्ड यानी कि राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का विरोध चौधरी देवीलाल कर रहे थे। ये बात अलग है कि आज की लोकदल राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का फैसला मान रही है आज का, लेकिन उस वक्त विरोध किया था, उसमें बीजेपी भी विरोध में शामिल थी। तो उस वक्त हमने बड़ा संघर्ष किया था कुराड़ में। जैसे तो शमशेर सिंह सुरजेवाला आज इस धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। मैं इतना ही कहूँगा कि उनका हमने उस वक्त विरोध किया। दूसरे जो उस वक्त मंत्री थे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी का विरोध जींद में आपको याद होगा। तो इन सब का नेतृत्व जयप्रकाश करता था। हम एक संघर्ष कर रहे थे, जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब 89 में चौधरी वीरेंद्र सिंह से 84 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव हार गए थे जी, लोकसभा का, तो 89 में फिर मुझे टिकट दी। तो स्वाभाविक है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे नेता थे जी, मेरे लिए उन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी, हम इनका आशीर्वाद था तो हम चुनाव जीते। मैं उनके तो विरोधी आज भी नहीं हूँ। अच्छा ना, ओपी चौटाला जी का, चौधरी देवीलाल का, ना, वो तो फिर परिस्थितियाँ इस तरह की पैदा कर दी ना, मुझे कमजोर करने का काम शुरू कर दिया। कभी मुझे काली भेंट कही जाए, किसने? वो मैं किसी का नाम लेता, पुराना हो गया। कभी मुझे कुछ कहा जाए, कभी कुछ कहा जाए, तो मुझे अपमानित करने का प्रयास किया। सारी जनता जानती है। अच्छा। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता जानती है कि मेरे साथ, मैं यही तो इन जो ये नेता है ना, जो खुद गलती कर रहे हैं और अपनी गलती दूसरों पे ढाल रहे हैं, पार्टी कोई बदलो, बोला जेपी नहीं बदली। अरे भले आदमी, मैंने तो पार्टी बदली नहीं है, लोभ लालच में पार्टी नहीं बदली जी। देखो, जहाँ इलाके का अपमान हो, जहाँ जयप्रकाश के व्यक्ति का किसी का अपमान होता हो, तो उस जगह नहीं रहना चाहिए जी। अगर स्वाभिमानी आदमी है तो मैंने छोड़ दी पार्टी। मैं गया किसमें? चौधरी बंसीलाल के साथ। और जो 1 साल पहले चौधरी बंसीलाल जी को नरवाना बाई इलेक्शन में चौधरी ओम प्रकाश जीते थे, 18,500-19,000 से रणदीप आ रहा था जी। और इनके वोट आए थे कुल 3300, बीजेपी चौधरी बंसीलाल। मैं उस पार्टी में गया। अच्छा। और आज तो लोग क्या कहते हैं, जो राज की पार्टी है, देख ली हवा, देखो 14 में कैसे दौड़े,
कांग्रेस को छोड़ छोड़ के बीजेपी की तरफ लोग हैं, और ईब की बार कांग्रेस की हवा बनी तो उर्ली तरफ बगल लिए। मैं ऐसे नहीं भागता। अच्छा। मैंने लड़ाई जब भी पार्टी बदली, मैं लड़ाई लड़के किसान की, मजदूर की लड़ाई में अगर कोई, मैं आपको याद होगा ये कहते हैं ना, मजबूरी है 3 काले कानूनों का समर्थन करना, लोग जेजेपी ने भी कहा था। अच्छा। कुछ और लोगों ने कहा, किसी ने अप्रत्यक्ष वोट दे दिया, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जयप्रकाश ने, जब आपको याद होगा मंडियाड़ी कांड हुआ था, चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे और कई किसान गोली से मार दिए थे पुलिस ने, तो मैंने उनकी शोक सभा में जाकर के सरकार का विरोध किया था और मैं हरियाणा विकास पार्टी का एमपी था। अच्छा, उसी पार्टी के एमपी, उसी पार्टी की सरकार। और मैंने पब्लिक में, किसानों में जाकर के मैंने कहा भाई कि सरकार ने गलत किया है, ये मैं किसानों के साथ हूँ। ठीक है। अगर इन्होंने नेता बनना है, राजनीति करनी है और जनता से प्यार है, जब ये किसान विरोधी कानून आ रहे पार्लियामेंट में, क्यों नहीं विरोध किया? एक, क्योंकि जब देवीलाल के साथ थे आप, ग्रीन ब्रिगेड को लेकर लगातार बात होती है। वो तो बहुत अच्छी थी, क्या गजब चीज़ थी। क्या, कैसे अच्छी थी वो? देखिए चुनाव था, बाई इलेक्शन। और अगर वो अच्छी थी तो फिर उसको लेकर निशाना क्यों बनाते हैं ग्रीन ब्रिगेड मैं को लेकर? बताता हूँ क्या, इसको समझने में टाइम लगेगा। क्योंकि उस वक्त ग्रीन ब्रिगेड बनाई, वीपी सिंह जी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे इलाहाबाद का, फूलपुर का, और वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे। जन मोर्चा था उनका और सब पार्टियों ने उनका साथ देने का काम किया था। तो वीपी सिंह ने कहा था कि मैं 4 व्हीलर में चुनाव नहीं लड़ूंगा, 4 पहियों की गाड़ी में, 2 व्हीलर में, मोटरसाइकिल में। तो हमको बुलाया गया था वहाँ। अच्छा। हमने पार्टी के लिए काम किया। अच्छा। और पार्टी वहाँ जीती, वीपी सिंह जी के लिए काम किया जी। और मेरा बड़ा भारी स्वागत हुआ। तो उस वक्त तो ये कहते थे कि ग्रीन ब्रिगेड बहुत बढ़िया है। जब ग्रीन ब्रिगेड का दुरुपयोग कब हुआ? जब मैंने हमारी उस वक्त की पार्टी को छोड़ दिया था। अच्छा। मैं तो छोड़ के आ गया था 94 में। अच्छा। ठीक है ना जी। तो 94 के बाद क्या किया क्या नहीं किया, ना को ग्रीन ब्रिगेड थी। ये ग्रीन ब्रिगेड भी ये कोई पंजीकृत संस्था थोड़ी थी। ये तो मेरे जो जयप्रकाश के साथी थे, हमारे कार्यकर्ता थे जी। चौधरी देवीलाल के कहने से हम इलाहाबाद गए और हमने चौधरी देवीलाल का नाम बहुत ऊंचा किया जी। इलाहाबाद में कोई हमारे ऊपर दाग लगा हो तो आप बताओ, मैं जनता से माफ़ी मांगूँ। अच्छा। इलाहाबाद के बाद हरियाणा में जब तक हम रहे, चौधरी देवीलाल के साथ दाग लगा हो तो मैं जनता से माफ़ी मांगूँ। अगर उसके बाद कुछ गलतियाँ हुई तो वो भुगते। ठीक है। नायब सैनी 1 साल से ज़्यादा हो गया मुख्यमंत्री हैं। पहली बार हालांकि वो 12 मार्च को बने थे 2024 में, फिर दोबारा से 17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली। इस पूरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? जीरो कार्यकाल ही नहीं है। आप देखिए, अपराध चरम सीमा पर नहीं हो तो बता दें, आए दिन बुरा हाल, कंट्रोल ही नहीं हो रही सरकार से। अपराधी सरेआम घूम रहे, कोई कंट्रोल नहीं, धमकियाँ, थ्रेट, हत्याएं, फरोख्ती, क्या क्या हो रहा है नंबर। और अपराध भी, आर्थिक अपराध सरकार में भी, सरकार में कितने स्कैंडल आने लग रहे हैं। जो सुशासन की बात करते थे, आज इनका तो सुशासन है ही नहीं। आप देखो ना, मजदूरों के भी पैसे खा के विज साहब ने जो स्कैंडल लेकर के आए हैं, कमाल कर दिया। पहले वजीफा खा गए थे, स्कॉलरशिप स्कूल कास्ट का, तो ऐसे ही अब जीरो है। बेरोजगारी चरम सीमा पर। दूसरे प्रदेशों के बच्चे आकर के यहाँ भर्ती होते हैं और यहाँ के बच्चों को ऐसा गलत इनके साथ व्यवहार किया सरकार ने, जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक की नौकरी तो करते हैं बाहर के लोगों को भर्ती। क्लास 1 में तो पीछे देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, ये साफ कर दिए। और डी ग्रुप में कहते हैं। फिर भाई एक बताओ बात लोगों, आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से पूछता हूँ मैं कि डी ग्रुप के अंदर जब स्कॉलर, PhD, साइंटिस्ट, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट, BSc, MSc, मैट्रिक और +2 लेवल का एग्जाम देगा तो स्वाभाविक है वो तो टॉप करेगा। जो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे जिनको ये रोजगार मिलना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? वो डोंकी के माध्यम से विदेश में जाएंगे। इसलिए हरियाणा का में बेरोजगारी इतनी भारी इन लोगों ने कर दी है, इसका दंड इस भाजपा को, सरकार को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया सुबह सुबह आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। लोकसभा सांसद हिसार से जयप्रकाश जेपी मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।